नमस्कार। और आज फ्रैंकली स्पीकिंग पर मेरे साथ हैं बीजेपी के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी। नड्डा जी नमस्कार। और 5 राज्यों के चुनाव के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। पहले तो आपको बहुत बधाई, आपकी पार्टी को 4 राज्यों में आपने जीत हासिल की है और इस तरह की जीत जो पहले कभी देखी नहीं गई, खास करके उत्तर प्रदेश में, जहां कहा जा रहा था कि पहले 2017 में जब बीजेपी जीती तो इतिहास रचा और 2022 में तो शायद कोई चांस ही नहीं है, विपक्ष बहुत स्ट्रांग है। ये 4 राज्यों की जो जीत है बीजेपी की, ये क्या संदेश देती है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारत की राजनीति में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राजनीति की संस्कृति और राजनीति का कल्चर, इसमें मूल चूल परिवर्तन करने में वो सक्षम रहे और उनके नेतृत्व में राजनीतिक संस्कृति बदल गई। पहले जो राजनीति होती थी वो होती थी वोट बैंक पॉलिटिक्स। पहले जो राजनीति होती थी वो होती थी जातिवाद के आधार पर, वो होती थी परिवारवाद के आधार पर, वो होती थी इलाकावाद के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर। ये एक राजनीति का चलन था। इस चलन को चैलेंज करते हुए, टक्कर लेते हुए विकासवाद की राजनीति, राष्ट्रवाद की राजनीति, इंक्लूसिव राजनीति, सबको साथ लेकर के चलने वाली राजनीति, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको लेकर के चलने वाली राजनीति, और उसके साथ साथ समाज का दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, हमारी महिलाएं, हमारे युवा, इनका सशक्तिकरण करते हुए पॉलिटिक्स को एक नया आयाम उन्होंने दिया। और उसका नाविका जी असर ये पड़ा कि कुल मिलाकर के ये जो एक कहते हैं लीक पर चलने वाली पॉलिटिक्स थी, डिवाइड एंड रूल, उसको चैलेंज करते हुए इंक्लूसिव पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया। और इससे आप एक शब्द से हमेशा वाकिफ रहे, वो थी एंटी इनकम्बेंसी। अब नया शब्द का प्रचलन हुआ, वो हुई प्रो इनकम्बेंसी, यानी जो इनकम्बेंट है उसके प्रति लोगों का लगाव होना और उसको सशक्त करने के लिए, उसको मजबूती करने के लिए पीपल का रिस्पॉन्ड करना। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जितनी भी स्कीम्स चली और उस स्कीम्स को और इन्हांसमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ने किया और इंप्लीमेंट किया और उसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया। उसका नतीजा ये हुआ कि जातिवाद छोड़कर, क्षेत्रवाद छोड़कर, परिवारवाद छोड़ करके लोगों ने तय किया कि हमारा विकास करने वाला कौन है, यानी विकासवाद। तो एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग जिसका सशक्तिकरण हुआ, जिसका एम्पावरमेंट हुआ, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। तो इसलिए मोदी जी की नीतियां, मोदी जी पर विश्वास, मोदी जी के द्वारा एम्पावरमेंट के लिए जो नीडी था उस तक पहुंचना और उसको इम्प्लीमेंट करने में सभी सरकारों का, प्रदेश की सरकारों का उसको इम्प्लीमेंट करने में काम करना, और साथ ही साथ पार्टी ने भी पूरी ताकत के साथ उसको लास्ट माइल डिलीवरी में अपने आप को जोड़ा। सो ऑल दिस हैज रिजल्टेड under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, that we find that a new definition has come up, which is known as pro-incumbency, and that is why in all these states we have repeated with a fairly good support of the voters and the electors. नड्डा जी, मैं पूछना चाहती हूँ, आपने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी है, लीडरशिप है, जिस तरह का उनका सपोर्ट बेस है, उसकी वजह से आप चुनाव जीतते हैं। और क्योंकि आप भाजपा के अध्यक्ष हैं, मैं पूछना चाहती हूं, एंड लोग जानना चाहेंगे कि ये जो विक्ट्रीज हैं, ये जो जीत आपने हासिल की हैं, कितनी डिपेंडेंट है सिर्फ एक आदमी जो नरेंद्र मोदी है उनकी छवि पर, और कितना इसमें पार्टी की कंट्रीब्यूशन है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है नाविका जी कि एज अ लीडर ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ अ टावरिंग लीडर, नॉट ओनली इन द कंट्री बट also in the world.
और वह भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक पृष्ठभूमि पर भी उन्होंने जिस तरीके से विचार का तीखापन लाया, जो शार्पनेस उन्होंने लाई, जो जिसको बोलते हैं कि एक नई दिशा देते हुए उसको और अच्छे तरीके से उसका प्रकटीकरण किया, उसको सब लोगों ने फॉलो किया। तो हम ये कहेंगे कि नेतृत्व मोदी जी का, ही लेड द country and the states from the front, but the party and the state leaders followed it in letter and spirit. तो उन्होंने उसको नीचे उतारने में स्टेट गवर्नमेंट्स ने काम किया। लेकिन हां, ये सारी चीजों की रचयिता अगर आप बोलेंगे तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए उनके नेतृत्व में और उन्होंने जिस तरीके से डिफाइन किया, रीडिफाइन किया पॉलिटिक्स को, उसको पार्टी ने बहुत सहजता के साथ और एक ओबीडियंट सोल्जर के तरीके से इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड एट द ग्रास रूट लेवल। पार्टी का जहां तक सवाल है, प्रधानमंत्री जी का जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, उसमें वो पार्टी को हमेशा कॉन्फिडेंस में लेकर और उसको समावेश करके, एक प्रधानमंत्री जो देश के हेल्म ऑफ अफेयर्स में हो वो पार्टी में इतनी रुचि लेता हो, ऐसा मैंने नहीं देखा। लेकिन मोदी जी इज एन एक्सेप्शन टू इट। और उन्होंने पार्टी को भी कैसे फंक्शन करना चाहिए, पार्टी को भी उसको कैसे इन्वॉल्व करना चाहिए, अभी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं कि हम अब 7 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रहे हैं। तो व्हाट इज 7th इज अ वर्ल्ड हेल्थ डे। सो व्हाट वी आर डूइंग, आयुष्मान भारत, whether it's functioning in the best possible manner or not. What we are doing, we are trying to see that Jan Aushadhi, whether it's functioning or not. Vaccination centers, whether it's functioning or not. उसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, the whole cadre PDS सिस्टम में हमारे गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मोदी जी के द्वारा दिया गया अनाज 80 करोड़ की जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसको हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, डेडिकेटेड अ डे। Now we are all visiting the houses of Pradhan Mantri Awas Yojana. We are trying to see how many beneficiaries have to take the benefit and how many are taking. So it is his vision that we are implementing, and his vision is that party should, and the perfect coordination should be there between the party and the government. तो उसमें से निकल क्या रहा है? उसमें से निकल ये रहा है कि सरकार की नीतियों को एक सिपाही की तरह पार्टी उसको लेटर और स्पिरिट में लास्ट माइल डिलीवरी में काम कर रहा है, और उसके साथ साथ पार्टी का भी संस्कार डेवलप हो रहा है। यू सी, योर कमिटमेंट, योर वर्किंग स्टाइल। अब सेवा ही संगठन, कोरोना में उन्होंने हमको कहा कि आप लोगों को, पार्टी को इसमें एक्टिवेट होना चाहिए। जो हमने प्रोग्राम रचा उसकी माइन्यूट डिटेल्स में प्राइम मिनिस्टर गए, ही सजेस्टेड फ्री मास्क वाला काम करो, पैकेट्स पहुंचाओ, अप टू द ट्यून ऑफ 50 करोड़ हम लोगों ने, ये 3 महीने तक हम लोगों ने राशन पहुंचाया, मेडिसिन पहुंचाई, सब कुछ। Rest all of the political parties were in isolation. They had gone quarantine. They were nowhere to be seen. They were only seen on Twitters. They were only seen on video conferencing. भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता उस काम में आए। Now what happened? कि सेवा ही संगठन, यानी party is not only for political activity. Party has got a social responsibility also to shoulder. उसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे थे हम, लेकिन पार्टी पर हुआ क्या, ड्यूरिंग लॉकडाउन द होल पार्टी वॉज इन फुल स्विंग as far as the seva part was concerned, and we developed a sanskar of seva in times of crisis. Now what happens, every party worker says whenever there is some type of calamity takes place, our party workers without going for a command, तो मोदी जी ने हमारे संस्कारों को पार्टी में भी बदला है और दिशा दी है। और मैं आपको सच बताऊं, मैं इतना अपने आप को प्रिविलेज समझता हूं, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पार्टी की दृष्टि से, और हमको हर समय में नर्चर करना, बताना, डायरेक्शन देना, सुझाव देना, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए करना, कि हम इंथ्यूज्ड होते हैं, और हम ही नहीं होते हैं, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता होते हैं। तो फिर ऐसा क्यों आरोप लगता है आपकी पार्टी पर, आपकी सरकार पर? आप कह रहे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ और प्रो इनकम्बेंसी। एक तो पहले बात जाऊंगी इंक्लूसिविटी पर। क्यों आज सोसाइटी में, क्यों हमारे समाज में आज इंसान इंसान के खिलाफ नजर आता है? हेट,
प्रमोट करते हैं, ये विपक्ष का आप पे आरोप है। सोनिया गांधी जी ने बड़ा लेख लिखा है, आज राहुल गांधी जी रोज आए दिन ट्वीट करते हैं कि आपकी पार्टी संदेश देती है हेट का। और रामनवमी के दौरान जिस तरह की हिंसा हुई है उसमें कहा जाता है कि सैफरन समाज, आपकी पार्टी को कहा जाता है सैफरन समाज का एक हिस्सा, भगवा रंग का एक हिस्सा। भगवा ने प्रवोक किया, दूसरी तरफ से माइनॉरिटीज ने उस पर रिएक्ट किया और जगह जगह तलवारें निकली हैं, पेट्रोल बॉम्ब निकले हैं, ईंटें, लाठी, बहुत कुछ हुआ है। और ये सिर्फ विपक्ष के राज्यों में नहीं हुआ, ये हुआ है बीजेपी के राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गोवा हो या फिर गुजरात हो। ऐसा क्यों है, क्यों हेट प्रमोट हो रहा है? देखिए, मैं इसका थोड़ा लंबा उत्तर दूंगा। पहली बात हमको समझनी चाहिए कि आपने कहा कि हेट की राजनीति की जा रही है, इसको और गहराई से देखने की जरूरत है। इसको और गहराई से देखने की जरूरत इस दृष्टि से है कि आप ये मानेंगे कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश को मजबूती की ओर ले जा रहे हैं तो इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश के कमजोर करने के साजिशों के भी, षड्यंत्र के भी पार्ट एंड पार्सल बन रहे हैं। इसलिए ये कोई इतना ही नहीं है, बार बार ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं। मैं आपको उदाहरण के साथ बता सकता हूं जिसमें देश की तस्वीर बदले, देश की तस्वीर खराब हो, देश की तस्वीर धूमिल हो, इसका एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम के तहत प्रयास होता है भारत के अंदर से। जी बिल्कुल, भारत के अंदर बहुत से लोग हैं। कांग्रेस पार्टी, विपक्ष। मैं कहूंगा कि ये इनकी समझ में कितना आता है ये जाने, लेकिन मैं अगर आपसे कहूंगा, ये बताना चाहूंगा आपको कि कांग्रेस पार्टी बहुत आजकल ये आर्टिकल्स लिखकर, सोनिया गांधी जी, राहुल जी ट्वीट करके, इन्होंने भारत को समझा नहीं और इन्होंने भारत को जाना नहीं। क्या इनको खुद मालूम है कि नेहरू जी के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में और राजीव जी के जमाने में 887 राइट्स हैव टेकन प्लेस। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनके जमाने की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट नेहरू जी, आई एम टॉकिंग अबाउट इंदिरा जी, आई एम टॉकिंग अबाउट राजीव जी। 887 राइट्स हुए हैं। व्हाट आंसर दे हैव टू गिव अबाउट दैट? नंबर 1, राइट्स या सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ाना ये गलत है, इसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं और मैं ये देश की जनता को बताना चाहता हूं कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये सेकुलरिज्म के नाम पर अपीजमेंट, ये इतने सालों तक किन लोगों ने किया है और किन लोगों ने इस देश को डिवाइड करके रूल करने का प्रयास किया है। आज ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि इनका जो इंटेंशन रहा है, देखिए इनकी जो करतूत रही है, इनका जो इतिहास रहा है, इनके जो कार्य रहे हैं, वह स्पष्ट बताते हैं कि इन्होंने समाज को बांटने के लिए हर संभव प्रयास किया है और इन्होंने वोट बैंक की पॉलिटिक्स की ही राजनीति की है। और आज जब भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होकर के आगे बढ़ रहा है तो उसमें डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। वी हैव बीन वेरी क्लियर राइट फ्रॉम 1951 दैट जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। सबका साथ, सबको न्याय मिले, लेकिन तुष्टीकरण किसी की नहीं होगी। और इस दृष्टि से भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। इसकी पिक्चर को खराब करने का काम किसने किया है? मैं कोई उदाहरण देकर के नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन कई लोग बहुत से प्लेकार्ड्स लेके खड़े हो जाते हैं, देश मुसीबत में है, मैं डर रहा हूं, मैं ये हो रहा हूं, मैं वो हो रहा हूं, मुस्लिम्स अंडर अटैक। हाँ, ये इंडियन मुस्लिम्स हाँ, ये अंडर सब कुछ लोग इस तरीके से करते हैं। अब आप बात लीजिए अभी के रिसेंटली रामनवमी के इंसिडेंट्स की। मध्य प्रदेश में भी घटना घटी, गोवा में भी घटना घटी, बीजेपी राज्यों में भी घटना घटी। बीजेपी राज्यों में तो तुरंत लॉ एंड ऑर्डर हैज टेकन इट्स ओन कोर्स and we have been with bulldozers? No, with the necessary activities which needed and law took its own course. But हम ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान में अभी तक तो अरेस्टिंग भी नहीं हुई है और वहां के मुख्यमंत्री ने, क्योंकि मैं वहां सवाई माधोपुर में गया हुआ था, तो कहने लगे नड्डा आग लगाने आया है। इस तरीके के इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स और राजनीतिक चश्मा पहन करके अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखता हो चीजों को, तो आप समझ सकते हैं कि उनके दिल में आज भी ऐसी समस्याओं को राजनीतिक चश्मे से देखने की आदत है। और ये घटनाएं निंदनीय है, लेकिन हां,
मैं ये ज़रूर चाहूँगा और ये ज़रूर तहकीकात का विषय है कि ऐसी घटनाओं को कौन लोग अंजाम दे रहे हैं, कौन लोग इनकरेज कर रहे हैं और उसका उद्देश्य क्या है। और मुझे लगता है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और जो है वो उसके डेप्थ में जाएंगी और सामने चीज़ें आएंगी। आपको कोई इल्म है क्या? नहीं, मैं इल्म नहीं रखता हूं, लेकिन मैं इस तरीके से रामनवमी का दिन है, खुशी मना रहे हैं लोग और एकाएक 10 प्लेसेस पर जगह पर घटनाएं घटती हैं और फिर वो अनप्रोवोक्ड हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन अनप्रोवोक्ड हैं आप कह रहे हैं, लेकिन लोग डाल रहे हैं मुजफ्फरनगर की तस्वीरें कि भगवा पहने हुए लोग मस्जिदों पर चढ़ रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं टोपी वालों को भी मैंने कहा लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और ये एजेंसीज इन बातों को देखेंगे कि इन वीडियोस में भी कितनी सच्चाई है और कितनी ऑथेंटिसिटी है, लेकिन कानून किसी को अपने हाथ में लेने के अधिकार नहीं है। तो और मैं फिर आपको बताता हूं, एज ए रिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, हम बड़े स्पष्ट हैं। यह देश सबके लिए बराबर की अपॉर्चुनिटी देना मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। हाँ, इसको कुछ लोगों की बुरी आंखें लगी हुई हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब वो किसी घटना के वो शिकार होते हैं या वो मिस इन्फॉर्मेशन के शिकार होते हैं या किस तरीके की वो एक्टिविटी करते हैं, उनको भी मेन स्ट्रीमिंग करना हमारी जिम्मेवारी है। मैं आप ही के जवाब से कुछ सवाल निकलते हैं जो मैं पूछना चाहती हूं। सबसे पहले आपने कहा आप तुष्टीकरण नहीं करते हैं। यूपी के चुनाव में 80 बनाम 20 की बात हुई, तो क्या ये इंक्लूसिविटी होती है? और असदुद्दीन ओवैसी जी का कहना है कि जो करौली में दुकानें जली, 80 दुकानों में से 73 दुकानें मुसलमानों की थी, सिर्फ 7 दुकानें हिंदुओं की थी। ये भी क्या सही नहीं है? सवाल ये है कि क्या इस देश में मुसलमान टारगेट पर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेन स्ट्रीमिंग हम कर रहे हैं। अगर हम आयुष्मान भारत की बात करें, हु आर द पीपल हु आर टेकिंग द मैक्सिमम बेनिफिट? इफ आई टॉक अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना, who has been benefited out of it? If I talk about Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, who is taking the benefit of it? If I talk about Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, who are taking the benefit out of it? हम तो सबको मेन स्ट्रीमिंग करने का प्रयास कर रहे हैं और उनको हम उसी दृष्टि से देखते हैं। हम कभी भी किसी को जात और मजहब के आधार पर नहीं देखते हैं। हम आर्थिक दृष्टि से लोगों का विकास हो, इसकी चिंता हम करते हैं और हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो 80 बनाम 20? देखिए, कुछ लोगों ने कहा होगा, लेकिन मेरा फिर कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी बात को हम लेकर के चलते। और बुलडोजर जस्टिस, क्या आप इसके पक्ष में हैं? देखिए, पहले उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में, अब गुजरात में बुलडोजर चल रहे हैं। देखिए, बुलडोजर, तो कोर्ट्स बंद कर दिए जाएं। देखिए, बुलडोजर किस लिए चला है? उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर एक ऑक्यूपेशन था, इलीगल ऑक्यूपेशन था। और तो और छोड़िए, डीजीपी के हेडक्वार्टर्स उत्तर प्रदेश में, उसके पास वाली पुलिस की जमीन पर भी अनाधिकृत ऑक्यूपेशन था। वर्थ 2000 करोड़ रुपीस की लैंड जो है वो ऑक्यूपाइड थी, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपाइड थी। इसको कानून की व्यवस्था में लाने का काम करना है कि नहीं करना है? और करना है तो इसमें बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? और देयर आर कोर्ट्स टू सी टू इट कि किसी के राइट्स का अगर हनन हुआ है तो उसका कोर्ट जवाब देगी। लेकिन यह अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड या एक्सटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी इन ए गवर्नमेंट लैंड, ऑल दिस हैज बीन टेकन टू कंसिडरेशन। मध्य प्रदेश खरगोन में भी निश्चित रूप से। और मैं फिर कहता हूं, वी आर ऑल अंडर द स्क्रूटनी ऑफ द कोर्ट एंड द लॉ एंड ऑर्डर। कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है और दूध का दूध, पानी का पानी होने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमेशा तैयार हैं। आपके हैदराबाद के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो कुछ कहा उन पर कई सेक्शंस के अंडर हैदराबाद में कई आईपीसी के तहत एफआईआर भी दर्ज हुई है। एक बार भी बीजेपी ने उसको कंडेम नहीं किया। नहीं, हम हमेशा, मैं तो आई एम द फर्स्ट पर्सन मैडम जी, मैं देर नहीं लगाता हूं, शाम के सुबह का शाम नहीं होने देता हूं।
अगर हिजाब पर स्टेटमेंट आई है तो हमने उस एक्शन लिया और हमने तुरंत उस पर वो भी कहा। और भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रोएक्टिव होकर के रखा है। हाँ, ये ठीक है कि कुछ लोग हमारे यहाँ इस तरीके की कभी कभी स्टेटमेंट्स दे देते हैं। वी कीप एन एक्टिव विजिल ऑन देम एंड दिस इज नॉट विच वी कमेंट। हम इसको ठीक नहीं मानते हैं। उनको सुधारना या उनको टोकना ये हमारी जिम्मेवारी है, हम करते हैं। और हम सही मायने में भारत एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में आगे बढ़े मोदी जी के नेतृत्व में, इसके लिए हम कमिटेड हैं। नड्डा जी, सवाल ये है कि आप कहते हैं कि कुछ लोग भारत की तस्वीर को धूमिल करने के लिए ये नफरत की बात करते हैं और इसकी पहल करते हैं। मैं दूसरी तरफ से अगर आपको आर्ग्यूमेंट दूं और उनका मैं तर्क रखूं तो उनका कहना है कि इस देश में एक तरीके से क्रोनोलॉजी से काम होता है। पहले हिजाब की कंट्रोवर्सी होती है, फिर हलाल की कंट्रोवर्सी होती है, फिर लाउड स्पीकर आजान की कंट्रोवर्सी होती है। तो क्या ये टारगेटिंग नहीं हुई एक ही कम्युनिटी? नहीं, देखिए, फिर मैं आपसे कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कहां रेकमेंड कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में तो मैंने कहा है कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स एंड वी बिलीव इन लॉ एंड वी बिलीव इन कोर्ट एंड व्हाटएवर द कोर्ट इज गोइंग टू डिसाइड वी आर गोइंग टू फॉलो इट। कोई एक एक्टिविटी करता है उसको बीजेपी की एक्टिविटी मत मानिए। और तो कर्नाटका गवर्नमेंट करती है तो हिजाब के ऊपर तो वो बीजेपी की एक्टिविटी नहीं है? हमने द मिनिस्टर वाज कॉल्ड, समन्ड, टोल्ड। हम इसमें देर नहीं करते हैं। और आपके ही चैनल ने मेरे से प्रश्न पूछा था उस समय और आपके ही चैनल को मैंने जवाब दिया था। हलाल पर आपका क्या व्यू है? मैं फिर कहता हूं कि ये सब चीजें कोर्ट और लॉ की दृष्टि से देखने की चीज है। इकोनॉमी, देश आगे बढ़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। लेकिन जब ये सारी चीजें इकट्ठी होती हैं तो लोगों का कहना है कि ये पोलराइजेशन आपके एजेंडे को और आपके राजनीतिक एजेंडे को सूट करता है। बिल्कुल नहीं, हमारे को नहीं सूट करता है। लोग जो आजकल अनएम्प्लॉयड हो गए हैं वो लोग अपने को सूट कराने के लिए इन सब चीजों को बारंबार उठाने का प्रयास करते हैं। तो आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए ना। नहीं, हम कैसे दे? वो तो भारत के लोगों ने देना है। इलेक्शन में तो वोट जीत करके तो आप इलेक्टोरली अनएम्प्लॉयड लोगों की बात कर रहे हैं। उनकी वही है, उन्हीं का पॉलिटिकल एजेंडा है। वो बेचारे अनएम्प्लॉयड हो गए, उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। उनको एम्प्लॉयमेंट चाहने के लिए ऐसे इश्यूज उठाते हैं। उन्होंने हमारे कभी भी इस बात को क्यों नहीं उठाते हैं कि अगर हमने 80 करोड़ की जनता को भोजन देने का प्रयास किया है तो इसमें कोई कमी हो रही है तो हमको क्यों नहीं बताते हैं विपक्ष होने के नाते? प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर हम 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम मकान दे देते हैं तो नाविका जी इसमें कोई गलती हुई हो तो इसके बारे में क्यों नहीं वो एजेंडा उठाते हैं? अगर हम मान लीजिए कि हम आयुष्मान भारत में 2.5 करोड़ की जनता को हमने हेल्थ की फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं और 55 करोड़ की जनता को देने का प्रयास किया है तो इसमें भी कोई गलती हो सकती है जिसको वो हमको इंगित कर सकते हैं? नो, they have not their agenda is not to see to it that the people of this country are empowered. उनका इंटेंशन है और उनका कर्तृत्व बताता है, उनका इतिहास बताता है। 50 साल उन्होंने 70 साल उन्होंने गरीब रखा, लोगों को डिवाइड किया, मजहब के नाम पर डिवाइड किया, जाति के नाम पर डिवाइड किया, इलाके के नाम पर डिवाइड किया और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। दे हैव डन दिस। और इसलिए आज मोदी जी ने जो भारत की राजनीति की संस्कृति बदली है तो दे आर बिविल्डर्ड, वो आज बहुत डिस्टर्ब्ड है और इसलिए ये इन इश्यूज को लेकर के आकर के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तरीके से पूरी जिम्मेवारी के साथ आपको बोल रहा हूं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको अंतिम समय तक लेकर के चलेंगे। नड्डा जी, आप और इसमें हम ये भी जानते हैं कि कुछ लोगों का आपको साथ नहीं मिल रहा हो, आज नहीं मिल रहा हो, कल मिलेगा, ये विश्वास है हमारा। आप माइनॉरिटीज की बात? हाँ जी, बिल्कुल, हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। उनको भी समझ में आएगा कि हु आर देयर रियल वेल विशर्स। हम इस तरीके से हम हल्की राजनीति नहीं करते हैं और इतनी हल्की राजनीति से 1951 से लेकर के 2022 तक हम इस तरीके से नहीं पहुंचे होते। हाँ ठीक है, जो बढ़ता है उसके बारे में दुष्प्रचार करना ये काम है। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक हमको कम्युनल पार्टी के रूप में बनाने का प्रयास किया, लेकिन आज हम सबसे बड़ी पार्टी बने, 2 से हम 302 पहुंचे।
आज हम 18 राज्यों में एनडीए की सरकार लेकर के बैठे हैं, 12 राज्यों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के बैठे हैं, हम 4 राज्यों में फिर से चुनाव जीत करके आए हैं और बम्पर जीत के साथ आए हैं। तो ये हम लोगों का प्यार अर्जित करके ही आए हैं। और बढ़ने की स्टेज में लोग हमको रोकने का प्रयास करें तो राजनीतिक दल है, उनको करने का ये अधिकार है, वो करें। हम उसके बावजूद भी जमीन पर जाकर के चीजों को ठीक करेंगे। नड्डा जी, पहले तो पूछूंगी कि आपने कहा कि नफरत कुछ लोग भड़का रहे हैं। उन कुछ लोगों में नाम है यति नरसिंहानंद का, प्रीत सिंह, पिंकी चौधरी का, और ऐसे तमाम लोग जो भगवा पहनते हुए और इस तरह की धर्म संसद करते हुए उन्होंने इस तरह के भाषण दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को सब्सक्राइब नहीं करती है। भगवा डज नॉट मीन भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मीन्स सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और हम उसको लेकर के चले हुए हैं और हम सबको साथ लेकर के उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटी करते हो तो भारतीय जनता पार्टी डज नॉट सब्सक्राइब इट, हम उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और हमारा कोई अगर कार्यकर्ता करता है तो हम मिनट नहीं लगाते हैं उसको, हम कहीं भी उसको रोकने के लिए। लेकिन आप कभी एक मुख्यमंत्री से नहीं पूछेंगी कि अगर मैं सवाई माधोपुर एक कार्यक्रम के लिए जाऊं और करौली की घटना के बारे में एक मुख्यमंत्री बोल दे आग लगाने आया है, इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दे वो तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर, तो कोई इशू नहीं बनता है। हम जानते हैं, हमको इसमें मुझे कोई तकलीफ या दिक्कत नहीं हो रही है। मैं जानता हूं दैट दिस इज द रूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड वी प्ले इट अकॉर्डिंगली। पर हाथरस में जब कांग्रेस पार्टी के लोग जा रहे थे, प्रियंका गांधी वाड्रा जी जा रही थी, राहुल गांधी, तो उन्हें भी रोका गया था। मंदसौर में राहुल गांधी जा रहे थे, उन्हें भी रोका गया था। मैं करौली इसलिए नहीं गया था, मैं कोइंसिडेंटली राजस्थान में था। तेजस्वी सूर्या को रोका गया था जब वो जा रहे थे। ठीक है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लेकर के कहे कि आग लगाने आए थे और मीडिया ने नहीं उठाया, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा यह कहना है कि सोच तो बताती है ना, द इंटेंशन ऑफ ए लीडर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट का क्या है, ये तो हमको समझ में आता है। और अगर हमें ये समझ में आता है तो हम इतने तो सजग होंगे ही कि इनके इंटेंशन अगर इतने निराले हैं तो हमारे बारे में कितना प्यार होगा ये तो हमको पता चलता ही है। मैं कहना चाहती हूं कि बीजेपी के जो स्टेट अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में, वीडी शर्मा जी, उन्होंने कहा पीएफआई ने खरगोन वायलेंस का निजात किया था। ये पीएफआई पर आए दिन उंगलियां उठती हैं, तो अब तक बीजेपी की सरकार रही है 8 साल, पीएफआई को बैन क्यों नहीं किया? ऐसा है, ये होम मिनिस्ट्री और सरकार इन सारी चीजों की बारीकियों को देख करके जो भी काम करती है वो फूल प्रूफ करती है। इनका बयान आया है, इनकी ऑब्जर्वेशन होगी, इस ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हम किसी के ऑब्जर्वेशन पे फैसले नहीं करते हैं, हम फैसले तथ्यों के आधार पर करते हैं। एंड आई कैन से वन थिंग दैट द होम मिनिस्ट्री इज वेरी सेंसिटिव ऑन दीज इश्यूज। देश को मजबूती देने के लिए हम काम कर रहे हैं। कोई भी संगठन देश को कमजोर करने के लिए काम करेगा वो देर सवेर कानून के चंगुल में आएगा। पीएफआई भी? मैं फिर नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं कोई होम मिनिस्टर नहीं हूं, इसलिए मुझे मालूम नहीं है कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हमें एक पूरा फेथ है अपने होम मिनिस्टर पर, हमें पूरा विश्वास है कि वो जो कुछ भी फैसला लेंगे वो सारे तथ्यों के आधार पर रहेंगे और एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी नेशनल एलिमेंट्स को कोई जगह भारत में नहीं मिलने वाली। नड्डा जी, मैं बुलडोजर जस्टिस पर सवाल जरूर पूछना चाहती हूं क्योंकि हम एक सभ्य सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी दैट इज रन विद द रूल ऑफ लॉ, जिस तरह आपने कहा। तो अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री जैसे शिवराज सिंह चौहान ने कहा जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को ही पत्थरों का ढेर बना देंगे, जब इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो क्या ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं करता कि स्टेट ने तय कर लिया है कि अब जस्टिस लिंच या मॉब मेंटालिटी से होगा? देखिए, मैं फिर कहूंगा कि बुलडोजर का उपयोग अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू लॉज फॉर इलीगल एंक्रोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, इसीलिए उपयोग करना है। यही
नियम है और इसी को हमको फॉलो करना नहीं तो चाहिए। वो कार्रवाई पहले भी हो सकती थी, रामनवमी के वायलेंस के बाद क्यों? नहीं, कई बार पता बाद में चलता है ना, उसी दिन पता चलता है। चलता है, पता चलता है, लेकिन जो उनका स्टेटमेंट है उसके माध्यम से, उसके कारण से एक्शन हो रहा है, इसको तहकीकात करने की जरूरत है, ये देखना चाहिए। और इसके लिए मैं कहना है कि कोर्ट्स आर देयर, कानून है, अगर गलत किया होगा तो वो भी कोर्ट के ध्यान में आएगा, और अगर सही किया होगा तो कोर्ट शाबाशी देगी। मैं इसमें चिंता की क्या बात है? नहीं, मैं यहां बैठे, मैं एक आम आदमी की तरफ से ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं कि बहुत से लोगों को परसेप्शन लीड करता है, और वो परसेप्शन में देखते हैं कि कल, आज मेरे साथ ये हुआ है, कल बुलडोजर चल जाएगा, कल किसी और के साथ होगा। ये मैसेजिंग जो है, ये मैसेजिंग की, देखिए मैं फिर कहता हूं, बुलडोजर का उपयोग सिर्फ कानून की व्यवस्था और रेवेन्यू लॉज के तहत ही, और बुलडोजर एक व्यवस्था इस दृष्टि से है कि किसी की इलीगल प्रॉपर्टी अगर उसको गवर्नमेंट को अपनी खाली करानी है तो वो कोई वहां हथौड़े थोड़ी ना चलेंगे, वहां पर बुलडोजर ही चलेगा। इससे ज्यादा बुलडोजर, और वो भी नियम और कानून के तहत। और मैं फिर कह रहा हूं, ऑल आर स्क्रूटनी टू दी कोर्ट्स, इसलिए कोर्ट देखेगी उसमें, कोई भी कितना बड़ा हो, कोई भी कितना महत्वपूर्ण हो, लेकिन कोर्ट्स का अपना रोल है और हम कानून की व्यवस्था को मानते हैं। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि जहां भी ये सब एक्टिविटी हुई है वो कानून के अंतर्गत ही हुई है। मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि बुलडोजर अगर 3 राज्यों में इतना फेमस हो गया है, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि शायद बीजेपी का चुनाव चिन्ह अब बुलडोजर हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक इमेजिनेशन कैप्चर कर रहा है। आपको लगता है कि ये बुलडोजर कब वो फाइन लाइन, जो आप कह रहे हैं कि कानून के अंदर, और वो फाइन लाइन उससे बाहर होने की? मुझे लगता है कि हम इस बात का प्रयास करेंगे कि बुलडोजर की जगह पर कानून का राज बीजेपी की स्टेट्स में चलता है, यह बात जनता के दिमाग में स्पष्ट हो, और यह हम करेंगे। मैं सवाल एक और भी पूछना चाहती हूं कि इन दिनों चुनाव की तैयारियां भी हो रही हैं, और बीजेपी को कहा जाता है कि वो एक ऐसी पार्टी है जो हर वक्त चुनाव मोड में है। गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है विश्व की, लेकिन आपकी पार्टी में अब दूसरी पार्टी के लोगों को लेना एक प्रथा बन चुकी है। आपके राज्य हिमाचल प्रदेश में लॉक स्टॉक एंड बैरल आप आम आदमी पार्टी के लोगों को ले आए हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि विपक्ष को अपने अंदर समा लेना ताकि विपक्ष बचे ही ना, क्या ये बीजेपी का एजेंडा है? नहीं, देखिए ये हमारा एजेंडा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य धारा में सब लोगों को लाने का प्रयास कर रही है। अगर दूसरी पार्टियां उनकी आकांक्षाओं, आशाओं को समझ नहीं पा रही हैं तो ये उनके एनालिसिस का विषय है, ये उनकी इंट्रोस्पेक्शन का विषय है, ये उनकी समझदारी का विषय है। मैं उदाहरण देता हूं आपको, कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में 30-30 साल, 40-40 साल लगा दे और वो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए, और आप बोलिए कि हम उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं, ये क्यों नहीं प्रश्न खड़ा करते हैं कि भैया ये छोड़ के क्यों आ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी ने इस पर विचार क्यों नहीं किया है? फर्क इतना है कि कांग्रेस पार्टी में विपरीत विचार को रखने का मतलब है यू आर ए डिसिडेंट, और हमारे यहां विपरीत विचार को पूरी डेमोक्रेसी के साथ सुनने का काम कार्यशैली में, ये हमारी पार्टी की बेसिक्स में एंट्रेंच्ड है। इसलिए हम विकास कर रहे हैं, इसलिए हम बढ़ रहे हैं, इसलिए लोग दूसरी पार्टियों को छोड़ करके आ रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी की बात छोड़ दो, आप केसीआर की बात ले लीजिए, आप तेलंगाना की बात ले लीजिए, आप आंध्र प्रदेश की बात ले लीजिए, टीडीपी की बात ले लीजिए। If those parties are not functioning in a democratic manner, और मैं आपको बताता हूं, सब परिवार की पार्टियां हो गई हैं, इसलिए कोई भी टैलेंटेड व्यक्ति वो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में ही आगे बढ़ सकता है, और डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट का जो ग्राउंड है वो भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अब आप देखिए,
आप पार्टी के लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। वो तो पारिवारिक पार्टी नहीं है, इसलिए आपने पहले वाले पार्टियों में उनका नाम नहीं लिया। अब उनसे पूछिए कि वो आए क्यों, उनसे पूछिए ना कि क्यों आए। वो तो प्रेसिडेंट थे, वो तो जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा जिस तरीके से ऑटोक्रेटिक तरीके से उनकी पार्टी चलती है हमें हमारे सांस घुटती है। तो ये और उनको समझ में आया कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इज ऑल्सो अवेलेबल विद देम एंड नॉट। हमको रात के 12 बजे कभी भी मैंने कहा फोन आता है, हम सबको सुनते हैं। यही तो हमारी रिस्पॉन्सिव पार्टी। पर लोग जोड़ेंगे नहीं कि एक दिन पहले या 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी स्टेटमेंट देती है कि बीजेपी बौखलाने वाली है और 1 हफ्ते के अंदर चीफ मिनिस्टर बदल देगी, फलाम कर देगी, और उसके अंदर बीजेपी घबराती है। नहीं, बिल्कुल ऐसा लोग कहेंगे। और पूरे उनका सिस्टम अपने अंदर रात को 12 बजे बिल्कुल घबराती नहीं है। उनकी नीयत और बीजेपी की जानकारी दोनों पर प्रश्न खड़ा होता है। नीयत पर इसलिए कि हमारी स्टेबल अच्छी गवर्नमेंट जयराम ठाकुर के नेतृत्व में चल रही है, वहां पर डिवीजन खड़ा करना ये उनकी नीयत मेरे को ध्यान में आती है। और अगर हम कहें उनको बीजेपी की जानकारी नहीं है, उनको यह नहीं मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इन चीजों को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, तो उनको जब ये मालूम नहीं है तो ये सब जो उनकी पार्टी में चलता है वही सोचते हैं कि बीजेपी में चलता है। ऐसा होता नहीं है। पर क्या कांग्रेस से हटकर चुनौती देने वाली पार्टी आज आम आदमी पार्टी है? देखिए, मैं फिर बोलता हूं, प्रजातंत्र है, सबको बढ़ने का अधिकार है, आप बढ़िए, हम कहां मना करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन बातों से कोई घबराने वाली, कोई चिंता में पड़ने वाली, ये डेमोक्रेसी है ना। अगर चिंता में नहीं थे तो पंजाब में चुनाव की कैंपेनिंग खत्म होने से 24 घंटे पहले टेररिस्ट बुलाना, खालिस्तानी, हमने थोड़ी ना बुलाया। उन्होंने आज दिन तक जवाब नहीं दिया है कि उनका टेररिस्ट से संबंध है कि नहीं है। ये दुनिया के सामने रखना मेरा अधिकार है कि नहीं नाविका जी? उनका कहना है कि बौखलाहट है। टिल डेट, बौखलाहट छोड़ दो ना, मैं बोलता हूं टिल डेट Arvind Kejriwal has not responded. Has he relationship with terrorist active group or not? Why doesn't he respond? Till date, मैं बता रहा हूं, और ये मेरा पूछना अधिकार है कि नहीं है? तो मेरे पूछने को आप घबराहट बताएंगे और उनकी चुप्पी को आप राष्ट्रभक्ति बताएंगे, ऐसा कैसे चलेगा? नहीं, ये तो कोई लेबलिंग एजेंसी है नहीं, पर मैं ये पूछ रही हूँ, नहीं, लेबलिंग कई चीजों में ये कहा जाता है कि चुनाव जीत गए, जनता ने जवाब दे दिया, तो शायद पंजाब में जनता ने जनता ने जवाब दिया। वो तो इंडिविजुअल केजरीवाल जी से प्रश्न पूछा गया है। आप जेपी नड्डा को इंडिविजुअली को आप आरोप लगाएं और मैं जवाब ना दूं, तो ये मेरे पर, ये बीजेपी के बोले जी बीजेपी जीत गई इसलिए जेपी नड्डा जवाब नहीं दे रहा। दिस इज नो आंसर। The charge is individually or Arvind Kejriwal, and he should respond. And till date, he has not responded. And that speaks volume what is going on. What also speaks volumes is Ishwarappa's resignation in Karnataka. Yes. And Ishwarappa's resignation is based on the fact that Hindu Vahini's worker, the man who commits suicide and says that he was being tortured for 40% of cut money. Do you think it's a black day for the BJP? We don't subscribe to it, number one. Number two, he has resigned. Number three, wait, the investigation will take place. Things will be in the right direction. Things are going to come. But do you agree that corruption is a big issue in Karnataka? Bharatiya Janata Party does not subscribe corruption. And Bharatiya Janata Party is committed to see to it that corruption is eradicated right from the roots. And we will fight it out. But it exists. It exists, but it has to be fought. And I'm not talking about, I'm not talking about Karnataka. I'm talking about corruption as a whole. And we are committed to fight it out. I want to ask you specifically on Karnataka because it's a state which will go to polls sooner than other parts of the country. And the BJP seems to be in a complete chaotic situation. No, not at all. Under Bommai's leadership, Karnataka is going very way ahead.
and development is taking place. तो फिर आए दिन क्यों सवाल होते हैं कि मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, गुटों में बटी हुई है। जैसे सिसोदिया ने कहा कि जयराम को बदलने वाले हैं। अब इसका मैं क्या उत्तर दूं? हमारे यहाँ तो स्टेबल गवर्नमेंट चल रही है और हम किसी से पूछ के मुख्यमंत्री तो बदलते नहीं है। तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बदल रहा कर्नाटका में, ना हिमाचल? निश्चित रूप से हम आपको स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि बोम्मई जी के नेतृत्व में कर्नाटक में सरकार चल रही है और अच्छी चल रही है, बुलंदी के साथ चल रही है। जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल की सरकार चल रही है और चलेगी, और चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी फिर आपके सामने खड़ी होगी। जगह जगह ऐसा दिख रहा है चुनावों में कि अब आपका सामना कांग्रेस से कम और आम आदमी पार्टी से ज्यादा, स्पेशली जिन स्टेट्स में टू कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट है, वहां आम आदमी पार्टी जो है वो वैक्यूम क्रिएटेड बाय कांग्रेस को ऑक्यूपाई कर रही है। आपको क्या लगता है, बीजेपी की जो लड़ाई है कांग्रेस के सामने ज्यादा आसान रहती है या आम आदमी पार्टी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस का स्पेस आप पार्टी ले रही है, ये कांग्रेस का कंसर्न हो सकता है। इसका जवाब कांग्रेस दे। हमने कहा ये प्रजातंत्र देश है, हम सबके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा ऑन रिकॉर्ड कि जहां बीजेपी की सरकार है, वहां जहां आप पार्टी लड़ने आई है तो उसने मुंह की खाई है। अगर उत्तर प्रदेश में आए तो 377 सीट्स में से 377 में जमानत जब्त हुई। अगर उत्तराखंड में आए तो उनको 70 सीट्स में 68 सीट्स में जमानत जब्त हुई। अगर वो गोवा में आए लड़ने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के में वहां 40 सीटों में 38 सीटों में उनकी जमानत जब्त हुई है। एंड आउट ऑफ 487 सीट्स ओनली 2 सीट्स दे कुड विन, जहां बीजेपी की सरकार है। इसलिए अब हमारा कांग्रेस लड़े, अब आप पार्टी लड़े, वो जाने। भारतीय जनता पार्टी हर एक के साथ लड़ना जानती है और ताकत के साथ लड़ती है। इसलिए ये कंसर्न कांग्रेस पार्टी का होगा। कांग्रेस पार्टी अपने कंसर्न, दिल्ली आपका कंसर्न नहीं है? दिल्ली कंसर्न है। दिल्ली के कंसर्न में हम आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी वाले यहां भी हम यशस्वी होंगे। दिल्ली आपसे हमेशा दूर रही है? नहीं, कहते हैं चिराग तले अंधेरा। नहीं, हमेशा नहीं रही है। तो पिछले 15-20 सालों से निश्चित रूप से 15-20 साल बहुत होते हैं। ठीक है, उसमें भी कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं कि दिल्ली भी हम जीतेंगे। आपका क्या स्ट्रैटेजी है दिल्ली में? देखिए, रणनीति पर्दे का विषय होता है नाविका जी, हम बता तो नहीं सकते, लेकिन इतना हम जरूर कहते हैं कि हमारी नीयत साफ है और हम लोगों की सेवा के लिए जुटे हैं। उसको जमीन पर उतारना हमारा काम है और हम उसमें सफल होंगे। नड्डा जी, इन दिनों में एक और बड़ी कंट्रोवर्सी आई है, वो है कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेके। लेकिन इस फिल्म ने जिस तरह से लोगों के दिलों को छुआ है, एक सेक्शन है भारत का जो कहता है कि ये सच कितने सालों से छुपाया गया था और कहीं ना कहीं एक इमोशनल कॉर्ड उसने टच कर दिया है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां हैं और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि कश्मीरी हिंदुओं की कहानी को लेकर आप फिर नफरत फैला रहे हैं और मिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। और जिस तरह ने बीजेपी ने इस फिल्म को लिटरली स्पॉन्सर किया है या एडवर्टाइज किया है, ये फिल्म एक राजनीतिक एजेंडे पर है। इस पर आप क्या कहें? नहीं, देखिए, जो घटनाएं घटी 1989-90s में, हम तो उसके चश्मदीद गवाह हैं। हमने तो देखा है और हमने इस पर बोला भी बहुत कुछ है। लेकिन ठीक है, हम देश की जनता तक इन बात को कितना ले पाए, कितना पहुंचा पाए। फिल्म एक अच्छा माध्यम है और किसी ने फिल्म के माध्यम से इस बात को पहुंचाने का प्रयास किया है। लेकिन ये सच्ची घटनाएं तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरी तो आंखों देखी ये घटनाएं हैं। और जिसको लगता है कि ये सब झूठ है, वो जाकर के श्रीनगर की कॉलोनीज को देख लेना। जो जम्मू कश्मीर में रेफ्यूजी कॉलोनीज हैं उनको देख ले। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो खड़े हैं एविडेंस के रूप में। आप जाकर के दिल्ली में भी ये लोग जहां बसे हुए हैं वहां जाकर के देख लें। जम्मू कश्मीर दूर होगा तो दिल्ली में देख ले। तो आफ्टर ऑल ये सच्चाई तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। घटनाएं तो हैं। झूठी फिल्म कहा गया था। फिर मैं बता रहा हूं कि ये जो लोग झूठी फिल्म बोलते हैं ना, वो देश के साथ झूठापन कर रहे हैं। दे आर बिट्रेइंग द कंट्री।
मैं बड़ा सीरियस आरोप लगाता हूं, राजनीति को इतने हल्के से नहीं लिया जा सकता है। लाखों लोग जम्मू कश्मीर की सरहद को रातों रात छोड़ करके चले आए और आपको झूठ दिख रहा है। आपको मतलब, क्षमा कीजिएगा, आपको नहीं, आपके माध्यम से जिन लोग इन बातों को रखते हैं वो इसको झूठ बोलते हैं। ये मानवता की इतनी बड़ी ट्रेजेडी 1947 के बाद सबसे बड़ी ट्रेजेडी इंडिया में घट गई और राजनेता ये कांग्रेस के लोग मूक दर्शक बने रहे और आज भी अपनी बेशर्मी को छुपाना चाहते हैं। तो उनका कहना है कि उस वक्त वीपी सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट करती। देखिए, ये सब बातें तथ्यहीन हैं। लोगों ने इसका जवाब दिया है, अच्छे से जवाब दिया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमको समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इन चीजों को बहुत सीरियसली लिया है। अगर एकता यात्रा मोदी जी जोशी जी के नेतृत्व में लेकर के जाते हैं और वहां झंडा फहराते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय की स्थिति को समझते हुए इन बातों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, अपने नेशनल एजेंडे को सामने रखने का प्रयास किया है। लेकिन जो उस समय छुप गए, जो उस समय चुप हो गए, जो उस समय कुछ नहीं बोले और आज वो बड़े बेशर्मी के साथ इन बातों को झूठा बोल रहे हैं, ये देश के साथ धोखा कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने अपने लेख में कहा है कि आप इतिहास को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। हम डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। 887 राइट्स उनके पतिदेव से लेकर के, स्वर्गीय राजीव गांधी से लेकर के, उनके नाना जी तक और उनकी पूज्य माता जी तक के जमाने में हुआ। ये डिस्टॉर्ट मैं कर रहा हूं कि मैं फैक्चुअल रख रहा हूं? चैलेंज करके देख लें 887 राइट्स हुए कि नहीं हुए। तो इसलिए लोगों का ये भी कहना है कि आपको कश्मीरी हिंदुओं को बसाना था, आपने तो किया कुछ नहीं, लेकिन एजेंडा पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। नाविका जी, रिसर्च कर लीजिए कि कांग्रेस की सरकारों ने क्या पैकेज दिया और मोदी जी ने आने के बाद क्या पैकेज दिया और धारा 370 हटने के बाद उस धरती पर कितना पैसा लगा। रिसर्च का विषय है, करके देखिए। पैसे से मरहम पट्टी होगी कि वापस ले जाने से होगी। उनको उनके घर कौन बना रहा है? वो तो पैसे से बनेंगे। घर कौन बना रहा है? 6000 हाउसेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड देयर। उनकी मेन स्ट्रीमिंग कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इन्वेस्टमेंट्स कौन ला रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पैकेज कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुझे बता दें कि उनके टाइम में कौन सा पैकेज आया है? महबूबा मुफ्ती जो आपके साथ सरकार बना चुकी हैं जम्मू कश्मीर में, उनका कहना है कि आप वेपनाइज कर रहे हैं पेन ऑफ कश्मीरी हिंदूज, आप हेट क्रिएट कर रहे हैं, एंटी मुस्लिम हेट जम्मू कश्मीर में। उनको आप क्या जवाब देंगे? देखिए, और पॉलिटिकली सब लोग मुसीबत में हैं, इसलिए आज अंगूर खट्टे हैं, ग्रेप्स आर सावर, इस तरीके की बातचीत उनका करना है। तथ्य दे देना। देखिए, लीडर्स को पर आपकी पुरानी पार्टनर है। ठीक है ना, ये नहीं रह पाई ना, क्योंकि जो हम जब मुख्य धारा में उनको गलती थी। मुख्य नहीं, गलती कुछ नहीं होती, एक्सपेरिमेंट्स होते। जिस तरीके का मैंडेट आया था उस मैंडेट पे सरकार चले जम्मू कश्मीर में, ये आवश्यक था। हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ आए। जब हमें दिखा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से ये हट रही हैं, तो हम छोड़ करके अलग खड़े हो गए। उसमें क्या है? जब इलेक्टोरेट हमको इस तरीके का इलेक्टोरेट दे जिसमें सरकार किसी की भी ना बने और सरकार के बिना हम, जिसे हम कहते हैं कि पैरालिसिस, हमको डिसीजन के पोजीशन पर ना आ सके, तो उस समय हमने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हमने नया एक्सपेरिमेंट किया, करने में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के हम चले, नहीं हो पाया, सॉरी, नहीं, वो विचलित हुई रास्ते से, एजेंडे से विचलित हुई, हमारे रास्ते अलग अलग हो गए। आपको लगता है कि जो लोग कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स, दिल्ली फाइल्स की भी बात चल रही है, गुजरात फाइल्स भी बननी चाहिए? देखिए, मैं फिर कहता हूं, कलाकार को कौन रोकता है भाई? और ये हम करते हैं ऐसा, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं। जिसका जो एजेंडा है करे, हम उसमें से हम कहां कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते? ये प्रजातंत्र देश है ना, हमने कहां मना किया है। लेकिन सच्चाई जो होगी वो सामने आएगी, वो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। जो झूठ होगा वो लोगों के द्वारा नकारा जाएगा। ये फैक्चुअल सिचुएशन है। देखिए, हम सच के साथ खड़े हैं, हमें डर नहीं लगता। हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा है 130 करोड़ देश के लोगों को आगे ले जाना, भारत को मजबूती प्रदान करना, मोदी जी के नेतृत्व में देश सबसे सफलतम देश के रूप में आगे बढ़ना। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी इंस्ट्रूमेंट है। वी हैव गॉट नो पर्सनल एजेंडा, एंड व्हेन वी हैव गॉट नो पर्सनल एजेंडा वी आर नॉट बायस्ड। हम किसी चीज के द्वेष, अनुराग या द्वेष, इसके बीच हम झूलते नहीं हैं।
हम सच्चाई के साथ चलने वाले लोग हैं। आपने अभी अपना 42वां स्थापना दिवस किया। 1980 में आपकी पार्टी इस रूप में, भारतीय जनता पार्टी की रूप में बनी थी। तब से अब तक के सफर में कितना आपने डिस्टेंस तय किया है? और लोग कहते हैं कि 24, आप ही की पार्टी के लोग कहते हैं 24 में तो बस मोदी जी ने आना ही है। तो मैं 24 की बात नहीं करूंगी, मैं पूछूंगी कि अगली चुनौती आपके लिए होगी देश में राष्ट्रपति के चुनाव। इस पर आपका क्या कहना? देखिए, ये हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड सारी चीजों को तय करेगी, लेकिन नंबर गेम जिस तरीके से होगा वो राष्ट्रपति चुनाव को तय करेगा। और हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा वातावरण है। आपने डिसाइड किया है कौन होगा आपका कैंडिडेट? नहीं, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड में हमारे सीनियर लीडर सब लोग मिलकर के विचार देंगे और उसके अनुसार ही इन चीजों को तय करेंगे। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में आप कुछ मुख्यमंत्री लाने वाले हैं। कौन से मुख्यमंत्री होंगे? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, कोई नामों पर चर्चा नहीं हुई है। पर आ रहे हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये हम देखिए, हमारे सोचने का तरीका बड़ा अंतर है कि हमारे यहाँ तरीका ये नहीं होगा कि मुख्यमंत्री को लाना है। हमारे यहाँ तरीका ये होगा कि संगठन के ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के लिए कौन कौन लोग आने चाहिए। उसके लिए पद जरूरी नहीं होता। देखिए, इट्स ए योगी आदित्यनाथ अच्छा नाम है, अच्छे लोग हैं, हमारे सीनियर लीडर्स हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के आधार पर सोचा जाए ऐसा नहीं होगा। व्यक्ति के आधार पर और संगठन के आधार पर सब लोग मिलकर के तय करेंगे। पर ऐसा क्यों लग रहा है कि कर्नाटका, हिमाचल, गुजरात और फिर आने वाले समय में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के चुनाव होने हैं? कुछ कुछ जगह पर फिर इस तरह की बात चलती है। आपने हिमाचल और कर्नाटका की बात कही। मध्य प्रदेश में चुनाव शिवराज सिंह चौहान की। देखिए, सब लोग अपने, हमारे मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने दृष्टि से काम में जुटे रहते हैं। लेकिन मैंने पहले कहा, और इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हर दिन नए दृष्टि से नई चीजों को सोचती है और उसके दृष्टि से किसकी जिम्मेवारी कब क्या होती है। मैं स्टेट में था, मुझे सेंटर में ले आए वन फाइन मॉर्निंग, तो इट हैपेंस, इसमें कोई दो राय नहीं होती है और ये पार्टी के लोग मिलकर के तय करते हैं। पर आप तो अध्यक्ष हैं। कोई लोग सेंटर, आप तो संकेत दे सकते हैं। नहीं, हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है। सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड जब फंक्शन में नहीं होती है तो अध्यक्ष। राजस्थान में आपके पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। नहीं, सब जगह सारे, देखिए, जीवंत पार्टी, एक घर में हमेशा समस्या होती है। इतनी बड़ी पार्टी है, इसके अंदर कोई इश्यूज नहीं आएंगे क्या? इन इश्यूज को सुलझाने का हमारे यहाँ सिस्टम है, वो सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है। तो इसलिए इतने बड़ी चीजों को आप देखिए ना, एक किसी के घर में कोई शादी हो जाए तो इतना केओस हो जाता है। शादी तो दूल्हा और दुल्हन के बीच में होती नहीं, है, वो तय होते हैं, वो ठीक है, लेकिन बाकी नाचेगा कौन, इसमें दो राय हो सकती है। तो राजस्थान में क्या होने वाला है? कौन होगा? देखिए, हम समय पर तय करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड इन सारी चीजों को करता है और वही इन चीजों के बारे में ध्यान देगा। आप बच रहे हैं? नहीं, बच नहीं रहा। नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं। ऐसे देखिए ना, मेरा भी एक वोट है, तो मैं उस वोट के अनुसार हम तो सब मिलकर के तय करेंगे ना। बड़े लोग हैं, सब लोगों के साथ हमसे सीनियर लोग हैं, एक्स प्रेसिडेंट्स हैं, उनका बहुत बड़ा तजुर्बा है, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद हैं, तो सब लोग मिलकर के तय करेंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी हर स्टेट ढंग से चुनाव लड़े, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। ये हम बखूबी अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर हम निभा करके कमल का निशान यशस्वी हो, इसके लिए हम काम करेंगे। नड्डा साहब, आपने हर सवाल का इतना बेबाकी से जवाब दिया। मैं टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत नया चैनल है, हमने कुछ ही देर पहले पहल की है। हम सारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं और आने वाली चुनौतियों पर फिर उम्मीद करेंगे आप हमें समय देंगे और सवालों के जवाब जरूर देंगे। बिल्कुल, मैं आपका भी धन्यवादी हूं और मेरी शुभकामनाएं हैं नवभारत टाइम्स नाउ को कि वो आगे बढ़े। एक चैनल है जो हिंदी भाषा में आगे बढ़ रहा है, उसको हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।